पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में एक वक्त पर भजनलाल, वंशीलाल, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी सियासत चला करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मनोहर लाल के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नेतृत्व दिया। 6 महीने में अपने उस लाल को केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर लिया गया और मोहन लाल को जिम्मेदारी दे दी गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा की। अब ये लाल कितना कमाल करेंगे, क्योंकि इस बार बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। आपका बहुत स्वागत है मोहनलाल बडोली जी। आज तक पर आप हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जुलाई के महीने में ही ये बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो बहुत कम समय मिला है। ऐसे में बीजेपी की ये लाल कितना बड़ा कमाल करने की कर रहे हैं तैयारी? जी चित्रा जी, आपके दर्शकों को जय श्री राम। और जो प्रश्न आपने किया हरियाणा के लालों की जो चर्चा की, ये पूरे देश में है कि हरियाणा लालों की भूमि है और हरियाणा के जो 3 करोड़ पॉपुलेशन है सभी हरियाणा के लाल हैं, मैं ये बात कहूँगा। और ये तो नाम की वजह से लाल लगा हुआ है, बाकी लाल तो सारे इस देश के लाल हैं। और हरियाणा इस बात से पहचाना जाता है कि लालों की भूमि है। और भारतीय जनता पार्टी ने 9 जुलाई को जिम्मेवारी दी थी, उससे पहले भी पार्टी में अनेक जिम्मेवारियां मेरे पास रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली है और इस विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करने की जिम्मेवारी है। और मुझे पूरा विश्वास है इस विधानसभाओं में जैसे पहले लालों ने हरियाणा की राजनीति में अपना डंका बजाने का काम किया, उसी प्रकार का डंका भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बजेगा। एक तरफ तो मनोहर लाल को 9.5 सालों के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव के ठीक पहले बदल दिया गया। 10 सालों की ये जो सत्ता विरोधी लहर का सामना बीजेपी कर रही है, कैसे निपटेंगे आप? वो कौन कौन से कामकाज हैं जिसको जनता के बीच ले जाकर बीजेपी गिना रही है कि इस आधार पर हैट्रिक लगाने का मौका मिले? ये विधानसभा 2024 का चुनाव और पंचायत आज तक में आपने ये प्रश्न किया है। आज हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनता में हम गिनाने का काम करते हैं। जो हरियाणा बदनाम था कि यहाँ भय भूख और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में पनपा, किस प्रकार से नौकरी एक व्यापार का सौदा बना, किस प्रकार से जो भी काम कराना उसके लिए रिश्वत देना, एक गैंग सक्रिय पूरे हरियाणा में थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने कहीं भी कोई इस प्रकार के, चाहे नौकरी की बात करें, पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। आज पूरे हरियाणा देश की नहीं, पूरे दुनिया की जनता जानती है। पूरे बाकी प्रांतों के लोग भी अचरज मानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मनोहर लाल जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है। और समान विकास का काम 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के काम सभी, चाहे हमारे विरोधी दल के विधायक थे वहाँ भी ग्रांट देने का काम और पारदर्शिता के साथ जो काम करने का मौका मिला है। और एक नए हरियाणा का निर्माण किया है, नए विचार के साथ किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने काम किया है। और थोड़े से समय में, मार्च में ही हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जो जिम्मेवारी मिली, 2 चुनाव की आचार संहिता आई, 56 दिन का कुल समय मिला है। लेकिन 56 दिन में जिस प्रकार से 126 नई योजनाएं धरातल पर उतारने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया और जो जन कल्याण की योजनाएं थी उनको भी तेज गति देने का काम किया। बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ जो जनता की डिमांड थी उसको पूरा करते हुए, चाहे 500 रुपये के गैस का सिलेंडर देने का काम किया। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो बात की हमने लागू कर रखी है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमने पहले से ही कर रखी है। हरियाणा प्रदेश का किसान ऐसा सौभाग्यशाली है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वो काम पहले ही कर दिया है। और रोजगार देने की जो बात, हमने 1,44,000 युवाओं को रोजगार जहाँ देने का काम किया, 1,20,000 युवाओं को कच्चे से पक्का करने का काम किया, थोड़े से समय में किया। और ऐसा काम किया कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो हमने संकल्प लिया है कि 2 लाख रोजगार देंगे, मेरिट के आधार पर देंगे, वही बात कांग्रेस ने कही है। और वो कहते हैं हमने बड़ी मुश्किल हो जा रही है, मतलब थोड़े से समय में ये बड़े बड़े काम कर दिए, ये बताते हुए नायब सिंह सैनी के कामकाज को गिनाना पड़ा है। फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने कौन कौन से काम किए, वो बड़े काम कौन से हुए, वो गिनाना पड़ा है। जब लोगों के बीच आप जाते हैं अध्यक्ष जी, तो लोग पूछते नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, इससे क्या फायदा होगा बीजेपी? देश की जनता जानती है मनोहर लाल जी की जो लोकप्रियता, उनके काम,
जो मनोहर लाल जी ने हरियाणा में किया है वो उसी प्रकार का वातावरण पूरे देश में बने, ये देश की जरूरत थी और देश की जरूरत थी और हरियाणा के लाल को देश की जरूरत पड़ी, इसलिए देश की जिम्मेवारी उनको मिली है। और जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जिस प्रकार की जिम्मेवारी मिली है, वो जिम्मेवारी भी देखना आप आने वाले समय में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको भी वो पूरा करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दिया है, नायब सैनी जी ने भी जो 56 दिन के अंदर करके दिखाया, इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण बना। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, आज वही लोग मानते हैं कि नायब सिंह सैनी जी को हम तीसरी बार मौका देंगे और ये हरियाणा की जनता ने फैसला ले लिया है। ये जो नंबर है 56 का, इससे आप लोगों को कुछ ज्यादा ही प्यार, उधर केंद्र वाले 56 इंच गिनाते हैं, आप कह रहे हैं नायब सिंह सैनी को 56 दिन ही मिले हैं काम करने के लिए। लेकिन इससे इतर आ जाती हूं मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जुलाई के महीने में, 9 जुलाई को अगर मैं सही हूं तो। मेरा ये सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष को ही बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। आप 2019 का चुनाव लड़ते हैं, हालांकि मार्जिन कम रहा, लेकिन आपने शानदार जीत दर्ज की, पहली बार आप विधायक बने और उसके बाद इस बार बीजेपी ने आपका टिकट काट लिया। मतलब खुद से ही कहा गया अध्यक्ष जी अपना टिकट काटिए, आपको नहीं दिया जा रहा है। क्या बीती थी आप पर? टिकट काटने की बात नहीं थी, ये बीती नहीं थी, ये मेरा खुद का फैसला था, ये मेरे विवेक से लिया हुआ फैसला था और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार फैसला लिया। बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट के लिए लाइन में थे। हाँ। और हमारी पार्टी का जो भी एक सिस्टम है कि प्रदेश अध्यक्ष के पास टिकट के लिए सब आते हैं, निवेदन भी करते हैं। तो मैंने निर्णय किया कि कितने लोगों को साथ बाद में वो कहेंगे कि हमारा टिकट की पैरवी नहीं हुई, तो पहले मैंने अपने आप को ही खुद को ही ये सोच के कि अभी लोकसभा का चुनाव लड़ने का मेरे को मौका मिला। हाँ। और सारे चुनाव मैं ही लड़ूं और जो चीज दूसरों को देने की है वो दूसरों को ना दे, तो नाइंसाफी होती, कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी होती, उसको देखते हुए तो सांत्वना देना हो गया ना खुद को कि हमने अपना टिकट काट लिया। कौन कौन से इतने दिग्गज आपके बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े अध्यक्ष, किसने अपना टिकट काट लिया, वो चुनाव में नहीं गए? आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, पंचायत में कभी झूठ नहीं बोलना। टिकट काट दिया गया, लेकिन लोगों को यही बताना है कि मैंने खुद से अपना नाम काट लिया। चित्रा जी, पंचायत जो है ना वो परमात्मा का रूप होती है। पंचायत में मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का फैसला था और कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत सराहने का काम किया है, हमारे संगठन ने भी इसको सराहने का काम किया है और मुझे मौका मिला है 90 की 90 विधानसभाओं में जाने का और सबके लिए काम करने का जो मेरे को मौका मिला है, ये बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और चुनाव बहुत आएंगे, आगे भी चुनाव आएंगे, पार्टी फिर मौका देगी। अभी ऐसा माहौल कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया जा रहा है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं या जोश में है कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी तो बिल्कुल चली गई है, उसको 90 में से 10 सीट भी आ जाएं तो बड़ी मुश्किल है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या वो जोश गायब हो गया है जो एक वक्त पर हरियाणा में महसूस किया जाता था? वो ताकत अभी दिखाई नहीं दे रही है, इस तरह का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आज मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, आज मीडिया में सब कुछ ओपन है। आज जो भी प्रोग्राम होते हैं, गांव के छोटे प्रोग्राम भी होते हैं, बूथ की बैठक भी जो लाइव चलती है। और आज जिस प्रकार का हरियाणा प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद, प्यार और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिला है, हमारी जो सभाएं हो रही है वो कांग्रेस से 4-4 गुना सभाएं हमारी हो रही हैं। लोगों की भीड़ का जो जन समर्थन है वो भाजपा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन के साथ, हमारे जो लोग कहते थे, आप जैसे जो पत्रकार चैनल पर भी बैठ के कहते थे कि बीजेपी के लिए ये डगर कठिन है, आज वही हमें आसान दिखाई देती है और वो कारण है हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला, हरियाणा प्रदेश की जनता का प्यार। और मुझे पूरा विश्वास है स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बने। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर सुबह के सेशन में बैठे हुए थे, उनकी ओर से कहा गया जवान, किसान, पहलवान को वो लेकर आए और इसी के साथ ही साथ संविधान। कह रहे हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस पर बीजेपी के पास कुछ काट ही नहीं है। ये किसानों के लिए जो हमने सम्मान की बात की है, जो सम्मान निधि हमने देने का काम किया, किसानों की फसलें एमएसपी पे खरीदने की, किसानों को बीज खाद दवाई देने की, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये हमारी पार्टी का पहले से ही लक्ष्य है, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। दूसरी बात उन्होंने जवान की है और हमने गारंटी दी है अग्निवीर के माध्यम से जो भी जवान, इस देश के अंदर जवानों का सम्मान अगर कहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो सम्मान, जिस प्रकार से सैनिक का सम्मान हमने किया था
और उसके बाद फौजियों के लिए जो सुविधा हमने दी है, चाहे हथियार की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे खाने पीने की हो, और 1 रैंक 1 पेंशन की जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए, हमने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है। और सैनिक जो देश के लिए करता है, सरकार की पहली जिम्मेवारी होती है कि सैनिक को सम्मान मिले। उसके बाद जो उन्होंने बात की है पहलवान की, अभी 2 पहलवान मैं जब आया हूँ यहीं पे बैठे हुए थे और देश के लिए खेल के गए हैं, और देश के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी की है। इस देश में बहुत सारे पहलवान हैं और हम सभी पहलवानों का आदर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेडलों की संख्या बढ़ना और खिलाड़ियों के लिए सुविधा बढ़ना, ये इस बात का प्रमाण है, प्रूफ के साथ प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहलवानों के लिए बहुत कुछ किया है। पहलवानों के लिए नहीं किया, देश के लिए किया है। पहलवान के लिए करना, देश के लिए करना, देश के लिए खेलता है। विनेश फोगाट जब अपनी चुनावी सभाओं में जाती हैं और वो रैली को संबोधित करती हैं, तो उनकी जगह एक जगह कहा गया कि ये जो हाथ आप देख रहे हैं इससे जोरदार चाटा पड़ने वाला है सामने वाली पार्टी को, बीजेपी पर उनका निशाना था। ये कांग्रेस से वो ठीक कहा है उसने। कांग्रेस जो है खूनी पंजा है। कांग्रेस ने हमेशा से खून के साथ खेला है। इस देश में जितना भी जो भी घोटाले, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का वातावरण, आतंकवाद का वातावरण जो कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ, इसी पंजे के कारण से हुआ है। और चाहे मैं 84 के दंगे की बात करूं, चाहे देश में आतंकवाद की भी बात करूं, चाहे पंजाब की घटना करूं, चाहे पूर्वांचल के देशों में जिस प्रकार का आतंकवाद कांग्रेस के राज में हुआ है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस का ये खूनी पंजा है। इससे देश की जनता को बचना चाहिए और कांग्रेस मुक्त भारत होगा, बहुत जल्दी होगा। और आने वाले इस चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप देखेंगे पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और भारतीय जनता पे आप ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, विनेश फोगाट जाती हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास मतलब हाथों हाथ एक ऐसा चेहरा आ गया है बीजेपी के विरोध का, और बार बार वो दिल्ली में जिस तरह से पहलवानों के साथ सलूक किया गया, वो तमाम बातें गिनाती भी है कांग्रेस। विनेश फोगाट का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना क्या बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित होनी? मैंने विनेश फोगाट ने जब राजनीतिक दल की ज्वाइनिंग की, मैंने उनको बधाई दी थी। मैं आज भी पंचायत में उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आज वो राजनीतिक फील्ड में पहलवानी हमने भी की है, हम भी पहलवान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इससे खेल से जुड़े रहे हैं और आज वो राजनीति में है, वो अपनी राजनीति की बात करेंगे। लेकिन जो खिलाड़ी का सम्मान हमने किया, वो खिलाड़ी का सम्मान हम करते रहेंगे। हम कभी भी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं बोलते, हम कभी किसान के खिलाफ नहीं बोलते, हम कभी गरीब के खिलाफ नहीं बोलते, कभी सैनिक के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन विनेश अब तो उम्मीदवार है ना कांग्रेस पार्टी की। उम्मीदवार है तो जब उम्मीदवार वहां पर होगा, जब हम कांग्रेस पार्टी की बुराई करेंगे, हम विनेश फोगाट की क्यों करेंगे? हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम तो व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा ही है कोई। हमारी विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, विचार पर चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रवाद को हम साथ लेके चले, राष्ट्रवाद के लिए हम काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए हम काम करते हैं। सेवा ही संगठन हमारी पार्टी का मूल मंत्र है और उसी भाव से हमारे जो लाखों कार्यकर्ता, आज दुनिया की सबसे बड़ी विश्व की राजनीतिक पार्टी है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए काम करते हैं। ठीक है, बीजेपी का तो अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है, देखते हैं कितने लोग आप लोगों से जुड़ते हैं। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, अग्निवीर का मुद्दा क्या आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब हरियाणा में बनने वाला है? क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे को जब भी कांग्रेस लेकर आती है, इसको गिनाना वो कतई नहीं भूलती है। अग्निवीर देश के लिए बहुत लाभकारी है और सोशल सिक्योरिटी बढ़े, इस भाव को लेकर इस अग्निवीर के माध्यम से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस अग्निवीर के माध्यम से जब अग्निवीर में कोई जवान 17 साल की उम्र में जाता है और उसके बाद वो 4 साल के बाद 21 साल की उम्र में होता है और 21 साल का बच्चा पढ़ता होता है, नौकरी में रोजगार में बहुत कम होते हैं। अगर आप रेशो उठा के देखेंगे तो 21 वर्ष से ऊपर की आयु के ज़्यादा रोजगार में मिलेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने कम उम्र में ही गरीब परिवार के बच्चों को एक देश की सेवा करने का मौका मिले, इस विचार के साथ इसके अग्निवीर की जो योजना है, ये बड़ी सोची समझी और बहुत ठीक योजना है, देश के हित की है और ये युवाओं को प्रेरणा देने वाली, युवाओं को ताकत देने वाली योजना है। और उसमें से 25% तो उसमें सैन्य में रहेंगे। उसके बाद हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है और उस विधानसभा में मैं सदस्य रहा हूँ, उन्होंने पास किया है कि अग्निवीर का कोई भी जवान बगैर रोजगार के नहीं रहेगा
और उनको पेंशन वाली नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का वायदा है, ये हमारा संकल्प है। ठीक है, लेकिन इसके ठीक पहले लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से शानदार वापसी की है। 5 सीटों पर उसने जीत हासिल की, 5 सीटों पर आप लोगों ने जीत हासिल की। आप खुद लोकसभा का चुनाव लड़े, आपको हार का सामना करना पड़ा। तो इस हार से कैसे उभरेगी बीजेपी? एक वक्त पर जो ताकत उसकी हरियाणा में दिखाई देती थी, वो तो घट के आधी रह गई है अब। चित्रा जी, सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है, 44 विधानसभा की सीटें हम जीत के आए, 42 पर कांग्रेस रही, 3% वोट कांग्रेस से हमारा ज्यादा है और रेशो 5-5 का रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गरीब समाज को बरकलाने का काम किया, आप सबने देखा टीवी चैनल पर हर जनसभा में संविधान को हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी, 400 पार का नारा है, वो आरक्षण को खत्म करेगी और संविधान को खत्म करेगी। जबकि कांग्रेस ने संविधान को 1977 में इमरजेंसी लगाकर देश में, कांग्रेस को ने ही संविधान को खत्म किया था। देश में इमरजेंसी लगाने का पाप जो कांग्रेस ने किया था, किस प्रकार की झूठ कांग्रेस के नेताओं ने बोली है। और इसी प्रकार से उन्होंने जो आरक्षण की बात की, अभी राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उनकी जो एक हरियाणा में देसी कहावत है कि पेट का पना जीभ होती है, और वो बात उनके मुख से आई है कि जैसे ही हम सत्ता में आए, हम इस आरक्षण को लेके एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए जो उन्होंने बहुत गलत बात कही है, उसके लिए उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। 2 बातें उन्होंने बहुत गलत वहां पर कही है। जब भी राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो हरियाणा की बुराई करेंगे, हरियाणा में आएंगे उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे, और जब देश से बाहर जाएंगे तो देश की बुराई करेंगे। ये उनके डीएनए में है। उनको जब नानी याद आती है ना, तो वो विदेश भाग जाते हैं। अब चुनाव का समय आया तो उन्होंने देश को बदनाम करने के लिए अमेरिका चले गए। मोदी जी भी अमेरिका गए हैं, लेकिन मोदी जी गए हैं देश का गौरव बढ़ाने के लिए गए हैं। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का जो सम्मान करती है, उनके काम की वजह से करती है, उनके व्यवहार की वजह से करती है। उनमें वो शख्सियत है कि देश को मजबूत करने का काम किया। राहुल गांधी ने जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, कभी उनको उस प्रकार से निभाया। विपक्ष की भूमिका में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। कितना बड़ा मुद्दा था, पाकिस्तान को लेकर था, यूएनओ में था, किस प्रकार से देश का पक्ष रखा। कहाँ इस विचार को लेकर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कहाँ राहुल गांधी जिस प्रकार की उन्होंने वहां जाके जिस प्रकार से बात की है, उन्होंने आरक्षण को लेकर बात की, कितनी दुखदाई है। एससी और बीसी समाज का अपमान करने का काम किया। इसी प्रकार से सिख समाज के बारे में आपने कभी भी, आप इतने जागरूक चैनल के पत्रकार हैं, कहीं भी पूरे देश में कहीं कोई पगड़ी पे, कोई कड़े के ऊपर, कहीं भी सिख समाज को कोई कठिनाई है क्या इस देश में? किस प्रकार से सिख समाज का नाम लेकर जो उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, उन्होंने देश की गुरुद्वारे में जाके माफी मांगनी चाहिए, सिखों से माफी मांगनी चाहिए। आपको लग रहा है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उसको मुद्दा बनाकर हरियाणा में काम कर लेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि यहाँ पर आपका मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, कुमारी शैलजा से है, यहाँ पर रणदीप सिंह, मतलब कांग्रेस पार्टी एकजुट होने का संदेश भी दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में भी एकजुटता की आपने बात की, किस प्रकार से शैलजा को अलग थलग कर दिया, सुरजेवाला को अलग थलग कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपने नेताओं के साथ काम किया। और जिस प्रकार की हुड्डा की बात की है, हुड्डा ने जो अपने राज्य में किया था, वो 2 लाख नौकरियों के बारे में एनआईटी फरीदाबाद से उनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया है, सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि हमारे हिस्से में 2000 नौकरियां आएंगी, जो 50 वोट देगा उसको हम नौकरी देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से उनके एक असंध से प्रत्याशी है, उन्होंने भी इसी प्रकार का बयान दिया है कि हम पहले अपने घर भरने का काम करेंगे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, जनता के बीच में स्वीकार किया है कि कांग्रेस के नेता अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर मिलने वालों का। सिर्फ टॉवल तो बीजेपी में भी देखने को मिला है ना। दूसरी बात उन्होंने लिए संभालना मुश्किल हो गया था। एक और बात उन्होंने कही है आपके तो कि बगैर भ्रष्टाचार के सरकार नहीं चलती। ये खुद उन्होंने स्वीकार किया है। कांग्रेस के नेता स्वीकार करते हैं ये सारी बातें, और बहुत सारे इनके नेता हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है। और इसीलिए ये हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक जनता है, ये समझती है। हुड्डा के राज को उन्होंने देखा किस प्रकार से घर जलवाने का काम किया, किस प्रकार से गोहाना कांड करवाने का काम किया, मिर्चपुर कांड, वो हरियाणा की जनता भूली नहीं है। और इस विधानसभा चुनाव में इसीलिए नायब सिंह सैनी जी को, जो एक सरल स्वभाव के हैं, सब मिलनसार हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, बहुत
बड़ा जनसमर्थन नायब सैनी जी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई हो। ये आज़ादी के बाद जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये भी एक इतिहास रचने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रांतों में ऐसी सरकारें हैं जो कई कई बार बनी है। गुजरात उसका उदाहरण है और हरियाणा भी इसी प्रकार का एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की भूमि है हरियाणा। और मोदी जी ने हरियाणा में काम किया है। हरियाणा मोदी जी के दिल के नज़दीक बसता है, इसलिए हरियाणा की जनता प्रेम प्यार करती है और तीसरी बार ये इतिहास रचने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने वाली है। जाट वर्सेस गैर जाट की लड़ाई यहां पर देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होती है कि गैर जाट वोटों को एकजुट कर लिया जाए और उसको जीत भी हासिल हुई है इसकी बदौलत। चुनाव के ठीक पहले जुलाई में आपको अध्यक्ष बनाया गया। आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। 2014 में जब पहली बार 46 सीटें बीजेपी को यहां पर हासिल हुई थी, प्रचंड बहुमत मिला था, तो उस समय भी रामविलास शर्मा यहां पर ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष ही थे। तो ये क्या कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा काम कर जाता है, इस वजह से ये चेहरा बदलने का काम किया गया है, या फिर आपके अंदर कुछ अलग है जिसको देखकर आपको जिम्मेदारी सौंप दी? ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाट गैर जाट की हमने बात नहीं की। ये आरोप जरूर कांग्रेस पार्टी के लोग लगाते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति की है। और हमने जो टिकटों का वितरण किया, सभी समाजों को बराबर का हक दिया है, सभी की भागीदारी दी है, छोटे से छोटे समाज को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिनका महत्व कम होता, छोटी जातियाँ होती है, हम उनको भी सम्मान देने का काम करते हैं। चाहे देश के राष्ट्रपति की बनाने की बात हो, चाहे कहीं मुख्यमंत्री बनाने की बात हो। ये हरियाणा में पहली बार हुआ कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में बना। अब इसको गैर जाट की मान के कोई अगर बात कहे तो कहे, लेकिन वो एक योग्य और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो बल्कि कार्यालय से जो शुरुआत की थी, एक कलरक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शुरुआत की थी, आज वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। वो ओबीसी समाज से आते हैं, किसान परिवार के हैं, पूर्व सैनिक के बेटे हैं। अगर इसको भी कांग्रेस पार्टी कहे कि ये तो गैर जाट और जाट की राजनीति करते हैं, तो ये राजनीतिक आरोप है, सच्चाई नहीं। समय पहले आप कह रहे हैं कि बीजेपी जाति वाली राजनीति नहीं करती है, अब आप गिना रहे हैं मुख्यमंत्री सैनी देखिए ओबीसी जाति से आते हैं। मतलब पहले तो तय कर लीजिए कि जाति वाली राजनीति बीजेपी करती है या नहीं करती है। ये जनता को बताना पड़ेगा ना। अगर वो कहते हैं जाट और गैर जाट की, कांग्रेस आरोप लगाती है, ये हमने तो आरोप नहीं लगाया, ये आरोप कांग्रेस लगाती है। तो कांग्रेस को यही जवाब है कि ये तो स्वाभाविक रूप से है। वो कांग्रेस पार्टी में अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष दूसरा बनता है, हुड्डा जी उसकी टीम नहीं बनने देते, उनको काम नहीं करने देते। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी एक मोहनलाल बड़ौली को जिम्मेवारी दे दी तो सब उसके साथ लग लिए, किसी और को जिम्मेवारी दे देंगे उनके साथ लग लेंगे। तो ये एक विचारधारा की पार्टी है। ये सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास की जो बात हमने कही है उसको लागू करते हैं। और बहुत सारी ये बातें भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी तो उसके नजदीक भी नहीं है। कुमारी शैलजा पर आप लोग बहुत मतलब डोरी डाल रहे हैं, वो नाराज हैं, इस वजह से आप लोग चाहते हैं कि वो नाराज होकर कुछ ऐसा बोल दें या कांग्रेस में बीजेपी अपने बयानों के जरिए कुछ सिर फुटौल करा दे। यही मंच पर थी वो आज। उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी ये ख्वाब नहीं पाले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनकी ओर से ये संदेश देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा मेरा एक एक खून सब कांग्रेस के काम आने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भी इच्छा जता दी कि हाँ फ्यूचर में अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है, उसके लिए वो दावेदार हैं प्रबल। और होना भी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने उनको डिक्लेयर भी करना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि शैलजा को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार डिक्लेयर करना ना, फिर उनसे काम ले। उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को क्या मिल जाएगा कुमारी शैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित कर देगी? वो इतनी वरिष्ठ नेता हैं, ऐसी समाज से आती है, और इतनी वरिष्ठ नेता हैं, उनमें क्या कमी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? वो भी काबिल है। हुड्डा में ही क्या खासियत है कि वो वही मुख्यमंत्री बने, या वो मुख्यमंत्री बने या उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, किसी का और का नंबर ही ना लगे? ये कहाँ के? ये राजनीतिक रूप से जो हुड्डा ने, कांग्रेस पार्टी नहीं आज हुड्डा कांग्रेस है। ये तो नाम की कांग्रेस है, बाकी जो कुछ है वो हुड्डा है। झगड़ा करवाना चाहते हैं आप कांग्रेस पार्टी के भीतर कि हुड्डा कुमारी शैलजा में झगड़ा हो जाए, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए? झगड़ा क्यों हो जाए इसमें भी? अगर वो मुख्यमंत्री बन सकता है तो शैलजा के बनने से झगड़ा हो जाएगा। अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो झगड़ा नहीं होगा, शैलजा मुख्यमंत्री बने तो झगड़ा होगा। ये कहाँ की इंसानियत? अरे अभी किसी का नाम घोषित नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो नाम घोषित कर देना चाहिए। हमारी मांग है ना, वो कर देना चाहिए उन्होंने।
आप लोग के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? कुमारी शैलजा महिला भी हैं, अच्छा है। 21% हरियाणा दलित प्रदेश आबादी में वाले हरियाणा प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री बने, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी। हम तो चाहते हैं वो बने। मतलब कांग्रेस की सरकार में कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बन जाए, ये चाहते हैं हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष? बिल्कुल चाहते हैं। फिर आपकी सरकार तो चली जाएगी ना फिर, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो? उनकी सरकार हमारी सरकार होगी, जो भी बनेगा हमारी सरकार होगी। ये कुमारी शैलजा को लेकर इतना मोह क्यों है आप लोगों में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मोह नहीं है, झगड़ा लगवाना है? नहीं, झगड़ा भी नहीं लगवाना है। जो हक की बात है वो कहनी चाहिए, सच्ची बात कहनी चाहिए। पंचायत में बैठे, पंचायत में पंचायत जैसी बात करनी चाहिए। पर्दे के पीछे कुमारी शैलजा से बातचीत चल रही है? पंचायत में बैठ के झूठ नहीं बोलने चाहिए, सच्चाई बात कहनी चाहिए। और देश की जनता जिस प्रकार से चाहती है, देश की जनता जिस प्रकार, ये परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये खत्म होना चाहिए राजनीति में। राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। सबको मौका मिले काम करने का, सबको मौका मिले, सबको हक है काम करने का, सबको मौका मिलना चाहिए। एक ही क्यों, हुड्डा ने 10 साल राज किया है, उन्होंने आगे खुद करना चाहिए। मतलब बीजेपी की सरकार को तो बलिदान देना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि वो कांग्रेस से बनेंगी, वो तो आने से रही बीजेपी में। कोई ना कोई एक तो बनेगा ही, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतलब पूरा जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल, कोई ना कोई तो बनेगा ही ना, बनना चाहिए। एक ही क्यों बने, दूसरे का नंबर क्यों नहीं आए? पर्सन यही है और पंचायत में यही पर्सन आपने करना चाहिए। मतलब वहां पर धुआं है और आप लोग आग थोड़ी ज्यादा भड़के आप लोग हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, है ना कुमारी शैलजा के लिए? वो तो उनका जैसा कर्म होगा वैसा ही फल उनको मिलेगा। हुड्डा जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिल जाएगा। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 90 में से कितनी सीटें जीतने जा रही है? और सबसे बड़ी चुनौती अगर दो मौजूदा वक्त में बतौर अध्यक्ष आप देख रहे हैं तो वो क्या है? मैं एक बात जरूर चित्रा जी कहना चाहता हूं, पंचायत में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आने वाले। चलिए, बहुत इसको रिकॉर्ड रखना, आपके इसमें रिकॉर्ड भी रहेगा। बहुत धन्यवाद। अब 62 विधायक क्या जीत कराएंगे या फिर आगे क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद मोहनलाल बडोली जी आज तक के इस मंच पर आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सभी को जय श्री राम।